हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं QSV यानी कि क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, यानी कि मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, तो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में टोटल 9 चैप्टर दिया गया। ठीक है, तो टोटल यानी कि पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग 6वें सेमेस्टर यानी लास्ट सेमेस्टर में टोटल 9 चैप्टर दिया गया है। तो 9 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं, तो आज हम सारे ये इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इसमें है मात्रा सर्वेक्षण का परिचय एवं महत्व। ठीक है, तो पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। टोटल आज हम इस वीडियो में टोटल 3 चैप्टर करवाएंगे। देखिए, 3 चैप्टर एक वीडियो में, फिर 3 चैप्टर एक वीडियो में, फिर 3 चैप्टर एक वीडियो में, यानी कि 3 वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम सारी वीडियो यानी QSV का हम कल सुबह तक सारी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए। और ये हम इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर से टोटल 50 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते हैं तीनों चैप्टर से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जैसा कि मात्रा सर्वेक्षण का परिचय एवं महत्व है, फिर दूसरा चैप्टर आकलन के प्रकार रहेगा, फिर तीसरा वाला चैप्टर मापन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पहला वाला क्वेश्चन, सर्वेइंग का क्या अर्थ है। कह रहा सर्वेइंग का क्या अर्थ है, तो सर्वेइंग का क्या अर्थ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मापन एवं परिमाण, फिर कह रहा सूची, फिर तीसरा ऑप्शन तकनीकी, लास्ट ऑप्शन मदो। तो इसमें क्या होगा, मापन एवं परिमाण। सर्वेइंग का अर्थ होता है मापन एवं परिमाण, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा विभाग है जो दर पर विचार करता है। पहला ऑप्शन लोक निर्माण विभाग, दूसरा ऑप्शन सिंचाई विभाग, तीसरा ऑप्शन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोक निर्माण विभाग होता है वो दर पर ही विचार करता है। ठीक है, तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि परिमाण सर्वेक्षक को यह भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सदस्य, फिर कह रहा है मूल्य कंसल्टेंट, फिर कह रहा है परिमाण आयोग, लास्ट ऑप्शन कह रहा है अग्रणी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तीसरे का सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, मूल्य कंसल्टेंट, मूल्य कंसल्टेंट। ठीक है, फिर लास्ट यानी चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मदों के आधार पर सामग्रियों की मात्रा की गणना में उल्लेखित की जाती है। यानी पहला ऑप्शन है माप विवरण पत्र, फिर कह रहा है अनुमानित मूल्य सार पत्र प्रपत्र, फिर कह रहा तीसरा ऑप्शन सामग्री विवरण प्रपत्र, फिर कह रहा लास्ट ऑप्शन तीनों यानी कि ABC। तो इसमें चौथे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामग्री विवरण प्रपत्र, यानी कि चौथे का सी ऑप्शन क्या है, सही है। पांचवें वाला क्वेश्चन कह रहा है कि माप विवरण प्रपत्र निर्माण कार्य की कौन कौन सी मदों पर विचार करता है। पहला ऑप्शन मद, फिर कह रहा है दूसरा मात्रा, तीसरा लागत, चौथा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर गहराई। तो पांचवें का डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एवं या फिर गहराई। ठीक है, तो माप विवरण प्रपत्र जो होता है निर्माण कार्य की, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर गहराई पर विचार करता है। अब छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि से सभी मदों का आगणन करने के बाद उनका संक्षिप्त सार बनाया जाता है। पहला ऑप्शन मद होगा या फिर लागत होगा या ड्राइंग या विकल्पन। तो छठवें का क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राइंग। ड्राइंग से क्या होता है, ड्राइंग से सभी मदों का आगणन करने के बाद उसका संक्षिप्त सार बनाया जाता है। तो छा का क्या होगा, सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं सातवां वाला, कह रहा कि मानक माप पुस्तिका में माप यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इत्यादि भरने का क्रम निम्न होता है। यानी क्या होता है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई होता है, या चौड़ाई लंबाई ऊंचाई, या फिर ऊंचाई चौड़ाई लंबाई, या फिर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई। तो इसमें क्या होगा, सातवें का ए ऑप्शन सही होगा। मानक माप पुस्तिका में जो माप भरने का क्रम होता है वो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि 7 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मात्राओं को गुणा करके क्या ज्ञात किया जाता है, मद लागत सूची या फिर ए या बी दोनों। तो आठवें का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन लागत। ठीक है, आठवें का बी ऑप्शन क्या होगा, लागत, यानी मात्राओं को गुणा करके हम लागत ज्ञात करते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत तथा उत्पादक का लाभांश मिलाने पर कहलाती है, क्या कहलाता है, बाजार मूल्य या फिर मोनोपोली मूल्य या लागत मूल्य या फिर कीमत। तो 90 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, कीमत। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉरी लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कह रहा है कि 1 घन मीटर चिनाई करने में ईंटों की संख्या कितनी होती है। तो ये जान लीजिए कि जो 1 घन मीटर हम चिनाई का कार्य किया जाता है उसमें टोटल 500 ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, 1350, 650, 500 और 550। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 500, यानी कि 10 का सी ऑप्शन क्या सही है। ठीक है, तो यानी पहले वाले चैप्टर यानी कि मात्रा सर्वेक्षण का जो परिचय था इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे MCQ, तो 10 क्वेश्चन हो गया है। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा वाला चैप्टर कह रहा है कि आकलन के प्रकार, आकलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। ठीक है, तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वीकार्य, पहला वाला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि
किसी स्वीकार विधि से किसी निर्माण कार्य को कराने से पूर्व उसमें प्रयोग होने वाली विभिन्न मदों के यथासंभव मान आंकने को क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं, या काम की प्रगति कहते हैं, या लागत कहते हैं, या फिर मात्रा कहते हैं। तो इसमें का जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि आकलन जो होगा वो क्या है? सही है। यानी पहले का ये ऑप्शन क्या है? सही है, आकलन। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि बीम पदों यानी पोस्ट, छत, पुरील आदि के समाप्त होने के लिए कोई कटौती नहीं की जाती है। पहला ऑप्शन 0.85 वर्ग मीटर, फिर कह रहा है 0.5 वर्ग मीटर, फिर कह रहा है 5 वर्ग मीटर, लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर। तो दूसरे का ए ऑप्शन क्या होगा? सही है, यानी 0.85 वर्ग मीटर। 2 का ए ऑप्शन सही है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लास्टर के लिए अनुमान लगाते हैं, आमतौर पर कोई कटौती के लिए नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन बीम की समाप्ति, फिर कह रहा है छोटा उद्घाटन 0.5 वर्ग मीटर, फिर कह रहा है राफ्टर का अंत, फिर कह रहा है उपयुक्त सभी। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि हम प्लास्टर के लिए जो अनुमान लगाते हैं बीम की समाप्ति, छोटा उद्घाटन 0.5 वर्ग मीटर, या फिर राफ्टर का अंत, इन तीनों की सहायता से करते हैं। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः आवासीय भवनों की जीने बनाते समय ट्रेड की जो चौड़ाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, जो जीने की ट्रेड होती है उसकी जो चौड़ाई रखी जाती है वो 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। जो आवासीय भवन बनाए जाते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होता है कि 30 सेंटीमीटर तक रखी जाती है, ताकि आराम से क्या होता है उस पर फायर यानी आ जाए। ठीक है, तो पाँचवा वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्टेप्स बनाते समय वो प्रत्येक उठान जो राइजर की ऊंचाई होती है वो कितनी ली जाती है? 10 सेंटीमीटर ली जाती है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर। तो जो राइजर की ऊंचाई होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का बी ऑप्शन सही है। अब छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य रूप से भवन का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है, आवासीय भवन या फिर अनावासीय भवन, फिर हाँ नहीं। यानी कि इसमें जो छठवें का ये ऑप्शन होगा आवासीय भवन, ये क्या है? सही है। कह रहा है कि मुख्य रूप से भवन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। आवासीय भवनों की आवासीय जो भवन होता है इसके कारण हम क्या करते हैं? भवनों का वर्गीकरण करते हैं। अनावासीय भवन निम्न प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो कहने का मतलब इसमें जो 3 प्रकार का होगा, जो अनावासीय भवन होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, यानी 7 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखते हैं 8वां नंबर। कह रहा है कि विस्तृत डिजाइन की अनुपस्थिति में कंक्रीट कॉलम में स्टील का प्रतिशत आमतौर पर लिया जाता है। पहला ऑप्शन 10 से 15%, फिर कह रहा है 5 से 10%, फिर कह रहा है 1 से 5%, फिर कह रहा है 15 से 20%। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो विस्तृत डिजाइन की अनुपस्थिति में जो कंक्रीट कॉलम में स्टील का जो प्रतिशत लिया जाता है वो लिया जाता है 1 से 5%। कहने का मतलब 8 का सी ऑप्शन क्या है? सही है, 8 का सी ऑप्शन। फिर कह रहा है कि 9वां नंबर, माप के मामले में माप वर्ग मीटर में नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन किराया और कर, फिर कह रहा है स्थापना शुल्क, फिर कह रहा है कार्यालय स्थित आइटम, फिर कह रहा है कार्यकर्ता मुआवजा। यानी 9वें का डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, कार्यकर्ता मुआवजा। ठीक है, जो माप के मामले माप वर्ग मीटर में नहीं किया जाता वो होता है कार्यकर्ता मुआवजा। फिर कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, आरसीसी में कंक्रीट कार्य के लिए माप का इकाई क्या है? वर्ग मीटर में मापते हैं, घन मीटर में मापते हैं, या फिर 10 वर्ग मीटर, या फिर 10 घन मीटर में। तो जो आरसीसी कंक्रीट के कार्य होता है उसको हम घन मीटर में मापते हैं। कहने का मतलब 10 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कांच के पैनकों या सफाई के फिक्सिंग के लिए भुगतान की इकाई में है किलोग्राम, नंबर, या फिर वर्ग मीटर, घन मीटर। तो जो कांच के पैनकों की सफाई के लिए जो फिक्सिंग के लिए भुगतान की इकाई होती है उसे हम नंबर में करते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन क्या इसका सही है, 11 का। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुमान लगाने की उम्मीद है कि कम से कम ठीक है। यानी पूरक अनुमान, प्लिंथ क्षेत्र का अनुमान, विस्तृत अनुमान, या फिर संशोधित अनुमान। यानी 12 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, प्लिंथ क्षेत्र का अनुमान। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस्पात कार्य में वस्तु को वर्ग मीटर में मापा जाता है। बंधन गेट, रोलिंग शटर, वेंटिलेटर और ग्लेजिंग, फिर कह रहा है स्टील के दरवाजे। यानी 13 का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, वेंटिलेटर और ग्लेजिंग, वेंटिलेटर और ग्लेजिंग। फिर कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, एक इमारत के जीवंत क्षेत्र का उपयोगी हिस्सा भी कहा जाता है। कालीन क्षेत्र को, या फिर परिसंचरण क्षेत्र को, या फिर क्षैतिज परिसंचरण क्षेत्र को, या फ्लिंथ क्षेत्र को। तो 14 का डी ऑप्शन सही होगा, फ्लिंथ क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? का जीवंत क्षेत्र का उपयोगी हिस्सा भी कहा जाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परियोजना के निर्माण की ऊंचाई की प्रगति की प्रकृति को कहा जाता है। आकलन कहा जाता है, रफ लागत कहा जाता है, वास्तविक लागत कहा जाता है, या फिर व्यवहारिक लागत कहा जाता है। तो 15 का ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, आकलन सही है। अब कह रहा है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात जो
कुल खर्चा होता है भवन को बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रफ लागत कहते हैं। सभी लागतों पर वास्तविक लागत या व्यवहारिक लागत, तो उसे हम रफ लागत कहते हैं, यानी कि 16 का ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। जब निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात जो धन यानी पैसा खर्चा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रफ लागत कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्माण कार्य कराने से पूर्व ठेकेदारों से आमंत्रित करने के लिए एस्टीमेट बनाया जाता है। निविदा उद्धरण, ऋण लागत आकलन, तो जो होगा इसमें 17 का ये ऑप्शन सही हो, निविदा उद्धरण। फिर 18 नंबर कह रहा है माप के मामले में माप वर्ग मीटर में नहीं बनाया गया है। डीपीसी, आरसी छज्जा, कंक्रीट जैफरी, फार्म वर्क्स, तो ये 18 का क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आरसी छज्जा। अब देखिए 19 नंबर, प्लास्टरिंग की मोटाई आमतौर पर होती है 6 mm होती, 12 mm होती, 25 mm होती, 40 mm होती। जो प्लास्टरिंग की मोटाई होती है जो आमतौर पर वो 12 mm होती है, यानी कि 19 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। फिर कह रहा है विस्तृत अनुमान में आकस्मिकता के लिए प्रावधान है 1% या फिर 3 से 5%, 10% या फिर 12 से 50%। इसमें क्या होगा? 20 का बी ऑप्शन सही है, 3% से लेकर 5% तक। ठीक है, तो देखिए 2 चैप्टर हो चुका है। पहले वाले चैप्टर में 10 MCQ क्वेश्चन करवाएं, इसमें 20 क्वेश्चन कराएं। अब हम इस लास्ट यानी तीसरे वाले चैप्टर में आज इस वीडियो में टोटल 3 चैप्टर के हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले चैप्टर में 10 किए, दूसरे वाले में 20 किए, अब तीसरे वाले में भी 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तीसरा वाला चैप्टर शुरू करते हैं। तीसरा वाला चैप्टर है मापन यानी कि मेजरमेंट। क्या है चैप्टर का नाम? मापन यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट में भी हम क्या करेंगे कि 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि किसी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न मद हैं। पहला ऑप्शन मापन व इकाई, फिर कह रहा है मद व लागत, फिर कह रहा है घन मीटर या वर्ग मीटर, फिर कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 1 का क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, 1 का ए ऑप्शन सही हुआ, मापन व इकाई। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा वाला क्वेश्चन भारी भरकम या मोटा कार्य के लिए किए जाते हैं। क्षेत्रफल, किलोग्राम, मात्रा या फिर आयतन, तो जो भारी भरकम जो मोटा कार्य किए जाते हैं वो हम जो है आयतन के अनुसार करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन क्या है? सही है। कह रहा फिर तीसरा वाला क्वेश्चन भवन के आगरण की विधि क्या है? पृथक या अलग अलग दीवार, या फिर बाहर बाहर, अंदर अंदर से, या फिर मध्य रेखा विधि, उपरोक्त सभी। तो उसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जो भवन के आगरण की विधि होता है वो बाहर से बाहर, अंदर से अंदर, या फिर पृथक या अलग अलग दीवार विधि, या फिर मध्य रेखा विधि, ये क्या होगा? तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। अब चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक विश्वसनीय अनुमान होता है कुर्सी क्षेत्रफल का अनुपात, या फिर विस्तृत अनुमान, या फिर प्रारंभिक अनुमान, या फिर कह रहा घन दर अनुमान, यानी जो 4 का बी वाला ऑप्शन होगा सही होगा, विस्तृत अनुमान। क्या हो जाएगा? विस्तृत अनुमान सही है। अब कह रहा कि 5वां वाला क्वेश्चन एक कमरा 4x3 मीटर का है, उसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर की दीवारें हैं। दीवारों की गणना करते समय मध्य रेखा विधि में दीवारों की लंबाई क्या होगी? 15.6 मीटर होगा, 14 मीटर होगा, या 14.8 मीटर होगा, या फिर 12 मीटर होगा। तो 5वें का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा, 14.8 मीटर। ठीक है, अब 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भवन निर्माण में विद्युत व पानी के एक मुश्त प्रचार के लिए भवन का लागत कितने प्रतिशत जोड़ा जाता है? 12% या 10%, 8% या 5%। तो 6वें का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 8%। जो मतलब भवन निर्माण में विद्युत व पानी के लिए जो एक मुश्त प्रचार के लिए जो भवन का लागत जोड़ा जाता है वो 8% होता है। कितना होता है? 8%, यानी कि 6वें का सी ऑप्शन क्या है? सही है। फिर कह रहा 7वां नंबर क्वेश्चन एक संरचना का सबसे कम हिस्सा जो मिट्टी के लोड को प्रसारित करता है को कौन से रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन सुपर संरचना, प्लेंथ, नींव और तहखाने। तो 7वें का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये क्या होता है? ज़मीन के अंदर रहता है, ये थोड़ा सा हिस्सा रहता है बाकी, लेकिन जो है पूरे संरचना क्या होता है? इस पर भार आके टिका होता है। ठीक है, तो 8वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के निर्माण के लिए नींव की न्यूनतम गहराई क्या होती है? 0.2 मीटर से लेकर 4 मीटर तक, या फिर 0.4 से लेकर 0.6 मीटर तक, या फिर 0.6 से लेकर 0.9 मीटर तक, 0.9 से लेकर 1.6 मीटर तक। तो 8वें का डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 0.9 मीटर से लेकर 1.6 मीटर तक। ठीक है, अब 9वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि को गहराई में कमज़ोर मृदा के लिए उपयोग किया जाता है? स्तंभ आधार, ग्रिलेज आधार, बेड़ा फुटिंग, या फिर ये सभी। तो जो
अधिक गहराई या कमज़ोर मिट्टी के लिए हम बेड़ा, फुटिंग, ग्रिलेज आधार, स्तंभ आधार ये सभी प्रयोग करते हैं, यानी कि 90 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। अब 10वां वाला देखते हैं, कह रहा कि एक इमारत में नमी का कारण होता है ज़मीन में नमी या फिर बारिश का पानी या दोषपूर्ण निर्माण या फिर ये सभी। तो एक इमारत में जो नमी होती है वो बारिश के कारण से भी होता है, दोषपूर्ण अगर निर्माण हुआ रहता है उसके कारण भी होता है, और ज़मीन में अगर नमी हो तो उसके कारण भी इमारत में नमी आ जाती है। तो कहने का मतलब 10वें का डी ऑप्शन क्या है, सही है, ये सभी सही हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि सभी दीवार की मोटाई के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बंधन है अंग्रेजी चाल, फ्लेमिश बॉन्ड, बंधन चाल या फिर शीर्षक बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, अंग्रेजी चाल सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11 का ए ऑप्शन अंग्रेजी चाल। ये आसान होता है और ये जो है सभी दीवारों की मोटाई के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा किसी भी प्लेटफार्म के बिना कदमों की एक श्रृंखला अपने निर्देशों में ब्रेक या लैंडिंग को कहा जाता है। पहला राइजर, फिर कह रहा ट्रेड, फिर कह रहा उड़ान या फिर नाउजिंग। तो 12 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी कि उड़ान क्या है, सही है। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ईंट फर्श में उपयोग किया जाता है, यानी कार्यशाला में किया जाता है, गोदाम में किया जाता है, बरामदे में किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ईंट फर्श का उपयोग होता है हम कहाँ करते हैं, कार्यशाला में, गोदाम में, बरामदे में। तो हम क्या होता है कि ईंट का जो फर्श होता है वो गोदाम में किया जाता है, क्योंकि गोदाम में जो सामान रखे होते हैं वो बार बार उठाना होता है, या फिर मान लो क्या होता है कि बार बार उठाने या इधर उधर करने से उसकी फर्श ख़राब हो सकती है। इसीलिए जो गोदाम की जो फर्श बनाई जाती है वो ईंट की फर्श से बनाई जाती है, ताकि इसके रिपेयरिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए फिर अधिक पैसे की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, तो अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है गोदाम, यानी कि 13 का बी ऑप्शन क्या है, सही है, गोदाम। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि लैंडिंग के चौड़ाई सीढ़ी की चौड़ाई से अधिक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो जो लैंडिंग की चौड़ाई होती है उस सीढ़ी की चौड़ाई से अधिक होनी चाहिए। कहने का मतलब इसमें 14 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब कह रहा है जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका प्रारंभिक सेटिंग का जो समय होता है किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से, 1 घंटा से, 5 घंटा से या फिर 10 घंटा से। तो जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका जो है प्रारंभिक जमाव काल वो 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक क्वीन पोस्ट ट्रस्ट आमतौर पर विस्तार के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला 3.5 मीटर तक, 3.5 से 5 मीटर तक, 5 मीटर से 8 मीटर तक, 8 मीटर से 12 मीटर तक। तो 16 का डी ऑप्शन क्या होगा, सही है, 8 मीटर से 12 मीटर तक। फिर कह रहा है 17 नंबर, एक विभाजन की दीवार हो सकती है तह खुलने और बंधने वाला निश्चित इनमें से कोई नहीं। तो 17 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। जो एक विभाजन की दीवार हो सकती है वो ना तो तह हो सकता है और ना ही खुलने और बंधने वाला हो सकता है और ना ही निश्चित हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सार्वजनिक इमारत से सीढ़ी भवन के निर्माण के आसपास स्थित होनी चाहिए, प्रवेश द्वार के आसपास या फिर केंद्र के या अंत या शौचालय के। तो जो एक सार्वजनिक इमारत से सीढ़ी भवन के शौचालय के निर्माण के आसपास स्थित होना चाहिए, यानी कि 18 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। अब 19 नंबर कह रहा है कि एक लकड़ी के विभाजन की दीवार में एक सील सदस्य के लकड़ी के सदस्य, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ऊर्ध्वाधर, निचला सिरा, निचला क्षैतिज, फिर ऊपरी क्षैतिज और फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है मध्यम क्षैतिज। तो यानी कि इसमें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 19 का बी ऑप्शन सही होगा, निचला क्षैतिज। ठीक है, अब कह रहा 20 नंबर क्वेश्चन में जंग के विरुद्ध बीम की रक्षा के लिए एक न्यूनतम कवर रखा गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 50 mm, फिर कह रहा है कि 100 mm, फिर कह रहा है 150 mm, फिर कह रहा है 200 mm। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 mm। ठीक है, यानी जंग के विरुद्ध बीम की रक्षा के लिए एक न्यूनतम कवर रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं 100 mm। ठीक है, तो आज हम क्या किए हैं कि 3 चैप्टर में, यानी कि तीनों चैप्टर में टोटल 50 MCQ क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अब अगले वाले वीडियोज में भी 50 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में जो QSV का सब्जेक्ट लिए जिनका एग्ज़ाम परसों होने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।